नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं गुरप्रीत। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का चुनाव सुधार पर जोर, संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने की बताई जरूरत। मुख्य न्यायाधीश ने भी चुनावी वादों पूरा नहीं होने पर जताई निराशा। आठ राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज, चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। श्रीनगर लोकसभा सीट पर डाले जाएंगे वोट। तीन तलाक को उपराष्ट्रपति की पत्नी सलमा अंसारी ने बताया गलत, कहा कुरान में नहीं है इसका जिक्र, महिलाओं को नहीं सुननी चाहिए। सीरिया के इदलिब में हवाई हमला, 4 बच्चों समेत 15 की मौत, सुरक्षा परिषद में तीखी बहस। डेविस कप में रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी जीते, उज्बेकिस्तान पर बनाई 3-0 की अजेय बढ़त। विश्व ग्रुप प्लेऑफ में पहुंचा भारत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए चुनाव सुधार पर जोर दिया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि अब संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कानूनी प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए। आर्थिक सुधार और चुनावी मुद्दों से जुड़े एक सेमिनार के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि अगर समय पर सुधार कर लिया जाए तो इससे न केवल लोगों को न्याय मिलता है, बल्कि देश के संविधान में दर्ज आदर्शों से भी इंसाफ होता है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की कमियों को समझने के लिए चुनावी प्रक्रिया का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाना चाहिए। संसदीय सीटों को बढ़ाने के मामले पर बोलते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि संसद आज भी 1971 की जनगणना का प्रतिनिधित्व कर रही है, जबकि उसके बाद से देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने कहा कि आमतौर पर चुनावी वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। उन्होंने इसके लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराने पर जोर दिया है। वो चुनावी मुद्दों से जुड़े आर्थिक सुधारों पर एक सेमिनार में बोल रहे थे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आजकल चुनावी घोषणा पत्र महज कागज का टुकड़ा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले आम चुनाव के घोषणा पत्रों में चुनावी सुधार और वंचित तबकों को आर्थिक सामाजिक न्याय के संविधान लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि उम्मीदवारों को ये समझना चाहिए कि चुनाव लड़ना निवेश नहीं है। Every political party brazenly finds an excuse of not reaching consensus amongst allied partners. Even our legal system provides for no consequences to be suffered by political parties if promises made in the manifesto are not fulfilled. Uninformed citizenry with a short-term memory forgets the election manifestos. 8 राज्यों की 10 विधानसभा और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव होना है। जिन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है उनमें असम की धेमाजी, हिमाचल प्रदेश की धोरंज, मध्य प्रदेश की अटेर और बांधवगढ़, पश्चिम बंगाल की कांठी दक्षिण, दिल्ली की राजौरी गार्डन, राजस्थान की धौलपुर, कर्नाटक की नंजनगुड और गुंडलुपेट, झारखंड की लिट्टीपारा सीट शामिल है। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए 1500 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए 1500 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 12 लाख से ज्यादा मतदाता 9 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अलगाववादी संगठनों की धमकी के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। PDP के नेता तारिक हामिद कर्रा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला PDP के नजीर अहमद खान से होगा। चुनाव नतीजों का ऐलान 13 अप्रैल को किया जाएगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने 3 तलाक को गलत बताया है। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 3 बार तलाक बोलने से तलाक नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि मसले को जानने के लिए कुरान पढ़ा जाना चाहिए। अंसारी के मुताबिक कुरान के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति की पत्नी के मुताबिक सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि दिसंबर 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक को गलत बताते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन के बारे में पूछा था। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 तलाक से जुड़े मुद्दों पर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। भारत और बांग्लादेश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से शनिवार को वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टरपंथ के प्रसार को पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा बताया, तो शेख हसीना ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। दोनों देशों के बीच 22 समझौते भी हुए और भारत ने बांग्लादेश के लिए $4.5 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का भी ऐलान किया। हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में रिश्तों की गर्माहट साफ नजर आई। द्विपक्षीय मुलाकात के अलावा भारत बांग्लादेश के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी हुई। दोनों नेताओं ने तीस्ता जल बंटवारे समझौते पर चर्चा की और जल्द समाधान की उम्मीद जताई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी से तीस्ता मामले के हल को लेकर दोनों देशों का भरोसा बढ़ा है। इस दौरान प्रमुख क्षेत्रों में 22 करार और समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें रक्षा सहयोग पर 4, परमाणु ऊर्जा के सहयोग पर 3 और बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग पर 1 समझौता हुआ। न्यायिक क्षेत्र में सहयोग पर 2 और IT, साइबर सुरक्षा, भूगर्भीय सर्वेक्षण के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा शिपिंग से संबंधित यात्री, क्रूज सेवा और लाइट हाउस निर्माण को लेकर 3 करार हुए। I firmly believe that it is only my government and Excellency Sheikh Hasina, your government, that can and will find an early solution to Teesta water sharing. Our borders peaceful and free from criminal activities. We also pledge the zero tolerance against terrorism and violent extremism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की विकास परियोजनाओं के लिए $4.5 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का ऐलान किया। साथ ही भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए $50 करोड़ की मदद की घोषणा की। दोनों नेताओं ने कोलकाता ढाका के बीच नई ट्रेन सेवा और बस सेवा को हरी झंडी भी दिखाई। I am also happy to announce a line of credit of $500 million to support Bangladesh defense-related procurement. Greater connectivity is vital for the development of the region. 4 दिन के भारत दौरे पर शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंची बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का शनिवार सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। वो राजघाट भी गईं और राष्ट्रपिता की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की और बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में हुए समारोह में भी शिरकत की। संकेत यह है कि 2019 में बांग्लादेश आम चुनाव के पहले तीस्ता मसले का कोई हल निकल आएगा और यह बांग्लादेश के लिए न सिर्फ राजनयिक विजय होगी बल्कि शेख हसीना की राजनीतिक विजय को भी और भारत के लिए यह काफी सुखद अवसर होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशिया में आतंकवाद के लिए एक देश को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे विकास की जगह विनाश को तरजीह देने वाला बताया। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश का मकसद सिर्फ अशांति को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद थीं। एयर इंडिया के बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने भी शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। फेडरेशन में देश की 4 बड़ी उड्डयन कंपनियां हैं। रविंद्र गायकवाड़ अब जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो में सफर कर पाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को एयर इंडिया ने सरकार के दखल के बाद सांसद पर से हवाई यात्रा का प्रतिबंध वापस ले लिया था। निजी विमानों के संगठन AFI के मुताबिक सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने विमानन कर्मचारियों से अच्छे व्यवहार करने और उन्हें सम्मान देने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010 से 2011 में राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जरूरत पड़ी तो मामले की CBI जांच भी कराई जा सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों को पेराई सत्र 2016-17 के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान 23 अप्रैल तक किया जाए। साथ ही निर्धारित अवधि में अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करने वाले चीनी मिलों के मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने बंद सहकारी चीनी मिलों को अगले पेराई वर्ष में चालू कराने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। दिल्ली में जंतर मंतर पर 14 मार्च से तमिलनाडु के किसानों का धरना जारी है। इस बीच शनिवार को भूख हड़ताल में शामिल 3 किसानों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें RML अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसानों का कहना है कि अगर केंद्र ने उनकी मांगों को अनसुना किया तो अब वे सिर मुड़वाकर और आधी मूंछ बनवाकर धरना जारी रखेंगे। तमिलनाडु के इन किसानों की पहली मांग है कि कर्ज माफ किया जाए। इसके अलावा ये चाहते हैं कि नदियों को जोड़कर बेहतर सिंचाई उपलब्ध हो, पैदावार की सही कीमत मिले और इसके लिए सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो। साथ ही सूखे की मार झेल रहे किसानों को पर्याप्त राहत राशि दी जाए। The person 25% are in hunger strike. So 3% was affected, stomach pain, dysentery, headache and fever. They are taken to the hospital RML. पंजाब में बेमौसम बारिश और नमी का गेहूं की फसल पर बुरा असर पड़ा है। फसल की कटाई में देरी के चलते अभी तक गेहूं मंडियों तक नहीं पहुंच पाया है। किसान जल्द ही धूप निकलने और फसल सूखने की उम्मीद कर रहे हैं। ये है पंजाब के माझा इलाके की फसल मंडी। इन दिनों ये मंडी गेहूं की फसल से गुलजार रहा करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बेमौसम बारिश और नमी की वजह से गेहूं अब तक मंडियों तक नहीं पहुंच पाया है। इसका असर मंडी से जुड़े लोगों के काम पर पड़ा है। मौसम ठीक नहीं है। इधर 3-4 दिन हो गए नेर चलते हैं, बारिश आती पई है, नेर चलता पाया, इस करके कणक नहीं आ रही। माझा के खेतों में गेहूं की फसल तैयार है, लेकिन धूप नहीं लगने से कटाई नहीं हो पाई। किसानों को उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक धूप खिलेगी। सरकारी एजेंसियां भी गेहूं के मंडी में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। बरसात बड़ी होਣ ਡਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੜੇ ਗੁੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਬੜੇ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਲੁੱਪ ਗਏ ਜਗਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਸੂੜੀ ਆ ਭਾਅ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ देंगे। बारिश से गेहूं को होने वाले नुकसान के मद्देनजर सरकार ने पिछले साल इसके लिए 1525 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था, जो इस बार बढ़ाकर 1625 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में किसान जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के पिता चिन्नाथाम्बी शनिवार को आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने पेश हुए। इससे पहले शुक्रवार को आयकर विभाग ने सी विजय भास्कर और उनके कुछ सहयोगियों के परिसरों पर छापे मारे थे। PTI के मुताबिक विभाग ने यहां से 5.5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए, जबकि करीब 85 करोड़ कीमत का सोना भी बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान RK नगर विधानसभा सीट की कई वोटर लिस्ट के अलावा कई संदिग्ध कागजात भी मिले। माना जा रहा है कि RK नगर विधानसभा क्षेत्र में 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए मतदाताओं के बीच पैसे बांटने के आरोपों के बाद ये कार्रवाई की गई। ये सीट दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद खाली हुई थी। विजय भास्कर शशिकला के करीबी माने जाते हैं और इस सीट पर शशिकला के रिश्तेदार TTV दिनाकरन चुनाव लड़ रहे हैं। विजय भास्कर ने पैसों की बरामदगी की खबरों का खंडन किया था और इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया। आतंकवादियों ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस दल पर फायरिंग की। वारदात PDP की चुनावी सभा के नजदीक हुई। फायरिंग के बाद आतंकी भाग गए। इसमें कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अनंतनाग में 12 अप्रैल को लोकसभा उपचुनाव होना है। खबरें जारी हैं, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम हैं आज लुधियाना में, यानी साहिर लुधियानवी का लुधियाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ,
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर, उनका शहर और उस शहर में हमारा सफर। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र के ओडिशा के भद्रक जिले में तैनाती के लिए 2000 अर्धसैनिक बलों को भेजा गया है। यहां पिछले गुरुवार को हुई हिंसा के बाद तनाव है। अर्धसैनिक बल स्थानीय प्रशासन को शांति स्थापित करने में मदद करेगा। शहर में कर्फ्यू लगा है। हिंसा को फैलने से रोकने के लिए धामनगर और बासुदेवपुर में धारा 144 लगाई गई है। हिंसा के लिए 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया पर एक धर्म की कथित निंदा के बाद हिंसा शुरू हुई थी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार राज्य में लिंगानुपात ने 950 का आंकड़ा छुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक इस साल मार्च तक जन्म के समय लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 950 लड़कियों का रहा। खट्टर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत के बाद हरियाणा में लिंगानुपात को बेहतर करने के एक चुनौती के तौर पर लिया गया। हरियाणा सरकार के मुताबिक प्रदेश में पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 और एमटीपी अधिनियम 1971 के जरिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। इन कानूनों के तहत राज्य में 430 से ज्यादा लिंगानुपात जांच और भ्रूण हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से 80 से ज्यादा एफआईआर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब जैसे दूसरे राज्यों के मामलों में भी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे हैं। बाढ़ का संकट टल चुका है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर बात कर हालात का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में सूरज की तपिश लोगों को जला रही है। वीरभद्र समेत कई इलाकों में गर्मी से लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। निचले इलाकों में पानी का स्तर कम हो रहा है। अधिकारियों के अनुसार बाढ़ का संकट टल चुका है। हालांकि झेलम नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भूस्खलन की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे चौथे दिन भी बंद रहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात कर हालात का जायजा लिया। उधर देश के कई इलाकों में चिलचिलाती गर्मी लोगों की परेशानियां बढ़ा रही है। पूरा विदर्भ, गुलबर्गा और बिहार का गया गर्मी से जूझ रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। मटके की बिक्री भी बढ़ गई है। इस बार ह्यूमिडिटी है वेदर में और चिलचिलापन है जो गया में फेमस है, हमेशा से रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। साल में गर्मी ज्यादा होगा अभी। हाँ, धूप ज्यादा है अभी। अगला अप्रैल मई में होने वाले, अप्रैल में गर्मी चालू होगा तो अभी इतना गर्मी होता, आगे कितना गर्मी होगा। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर चल रहे हैं, हायर टेम्परेचर्स हैं और ये स्थिति बनी रहेगी अगली 3 दिन तक। तो और उसके बाद भी ऐसे फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कम होगा। 3 से 4 डिग्री अबाव नॉर्मल चल रहे हैं, सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर चल रहे हैं और यही बरकरार रहेगा कम से कम 1 हफ्ते तक। पूर्वोत्तर भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश, गोवा, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी तापमान सामान्य से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उत्तरी दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास जर्मन नागरिक पर हमले की रिपोर्ट मांगी है। ये वाकया शुक्रवार रात का है। टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आए इस जर्मन नागरिक ने कश्मीरी बस अड्डा जाने के लिए रिक्शा किया था। रास्ते में रिक्शा चालक और उसके साथी ने लूटपाट के इरादे से उन पर हमला कर दिया। घायल जर्मन नागरिक का फिलहाल इलाज चल रहा है। विदेश मंत्री ने दिल्ली सरकार से जर्मन नागरिक का अच्छे से अच्छा इलाज करने को कहा है। They are absconding as of now. We have got clues about the suspects and we will arrest both the culprits soon. जो ये जर्मन सिटीजन हैं, ये टूरिस्ट वीज़ा पर 12 मार्च को इंडिया में आए थे और his condition as per our discussion with the doctors is stable and उन्हीं की स्टेटमेंट पर we have registered the FIR and it is being investigated. उधर अमेरिका में हुए हमले में एक भारतीय की मौत पर भारत सरकार को रिपोर्ट मिल गई है। विदेश मंत्रालय पूरे मामले पर नजर रखा हुआ है। विक्रम जरयाल की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वॉशिंगटन में विक्रम जरयाल की हत्या के बाद होशियारपुर के उनके घर में गम पसरा है।
6 अप्रैल की रात विक्रम गैस स्टेशन में काम कर रहे थे। इसी दौरान 2 बदमाशों ने उनसे लूटपाट की कोशिश की। इसका विरोध करने पर विक्रम को गोली मार दी गई। वो 25 दिन पहले अमेरिका पहुंचे थे। नॉन पर्सन से रात को थोड़ा बाहर गए किते स्टोर ते कल्ला सीगा तो थोड़ा रोबल वगैरह आए रात को उन्होंने पैसे मुझे लुटे तो जान लगे शूट कर गए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि हत्या पर वॉशिंगटन राज्य से रिपोर्ट मिल गई है। अमेरिका में भारतीय अधिकारी पूरे मामले पर नजर रखे हैं और जांच एजेंसियों के संपर्क में हैं। परिवार नाल दुख साझा करने ਲਈ आया हां ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 महीने में अमेरिका में भारतीय की हत्या का ये तीसरा मामला है। इससे पहले 22 फरवरी को कंसास में इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला जबकि 2 मार्च को व्यवसायी हरनीश पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया के इदलिब प्रांत में शनिवार को फिर हवाई हमला हुआ। उरूम अल-जोज में हुए हमले में 5 बच्चों समेत 18 आम नागरिकों की मौत हो गई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स संगठन ने ये जानकारी दी। माना जा रहा है कि रूसी विमानों ने ये हमले किए हैं। इदलिब विद्रोहियों के कब्जे वाला इलाका है जो हमेशा ही सीरिया और रूसी गठबंधन के निशाने पर रहा है। पिछले हफ्ते इदलिब के ही खान शेखून शहर में संदिग्ध रासायनिक हमला हुआ था। इसमें 41 बच्चों समेत 87 नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद ही अमेरिका ने सीरियाई सरकार को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए हवाई हमले किए थे। सीरिया को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने अमेरिका से तत्काल अपनी कार्रवाई रोकने और राजनीतिक समाधान की कोशिश में शामिल होने की मांग की। वहीं अमेरिका ने रूस पर सीरियाई राष्ट्रपति असद को शह देने का आरोप लगाया। साथ ही भविष्य में इससे भी बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सीरिया को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। सीरिया के वायुसेना अड्डे पर अमेरिका के मिसाइल हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोनों देशों के बीच टकराव हुआ। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने सीरिया पर और कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस सीरियाई राष्ट्रपति असद का साथ दे रहा है। अमेरिका ने रूस से सीरिया संकट की जिम्मेदारी लेने की मांग की। We had hoped the Security Council would move forward, but Russia made it known, as it has done 7 times before, that it would use its veto once again, covering up for the Assad regime. Russia is supposed to have removed all the chemical weapons from Syria, but obviously that has not happened. रूस ने कहा कि अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। रूस का मानना है कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए ये बेहद घातक हो सकता है। सीरिया ने भी अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया। которая была осуществлена, и 2 члена Совета покинули здание ООН. Призываем Соединенные Штаты немедленно остановить агрессию, включиться в усилия. हालांकि सीरिया के ऊपर कार्रवाई के विरोध में न्यूयॉर्क और शिकागो में लोगों ने प्रदर्शन भी किया। I'm out here because Donald Trump and the U.S. government has no right to drop bombs on the people of Syria. Logic 101, bombing a country is not humanitarian. कनाडा और ब्रिटेन ने अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद का मानना है कि सीरिया पर कोई भी कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में की जानी चाहिए। इस बीच अमेरिका ने सीरिया के खिलाफ जल्द ही नए प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया है। शुक्रवार तड़के अमेरिका ने पहली बार सीरिया के होम्स प्रांत के शायरात एयरबेस को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया था। अमेरिका का कहना है कि सीरियाई सरकार ने यहीं से रासायनिक हमले को अंजाम दिया था। अमेरिका की कार्रवाई में 4 बच्चों समेत 9 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। टीबी के खिलाफ जागरूकता अभियान तो देश में कई तरह से चलाए जाते हैं, लेकिन इस बीमारी को देश से दूर भगाने और लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शनिवार को एक दिलचस्प आयोजन हुआ। सांसदों और मुंबई के फिल्म कलाकारों के बीच T20 क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला हुआ। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में हुए रोमांचक T20 मुकाबले में बॉलीवुड अभिनेताओं की टीम ने सांसदों को 8 विकेट से हरा दिया। 221 रनों का पीछा करती हुई मुंबई हीरो की टीम ने महज 16.3 ओवर्स में लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिनेताओं की तरफ से सन्नी ने 48 गेंदों में शानदार 86 रन और शब्बीर अहलूवालिया ने 16 गेंदों में 49 रनों की नाबाद पारी खेली।
हमें एक मैसेज देना है पूरे हिंदुस्तान में कि टीवी से लड़ो, एंड पीपल लव वाचिंग मूवीज सो दे गेट मोर अट्रैक्टेड टू सी व्हाट एन आर्टिस्ट और अ क्रिकेटर सेज, यू नो, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू मेक द अवेयरनेस। सांसदों की टीम के लिए ओपनिंग करने आए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। शुरुआत में उन्होंने कुछ कलात्मक शॉट्स लगाए, लेकिन 9 रन के स्कोर पर वो चोटिल हो गए तो लगा कि मुकाबले का रंग फीका पड़ेगा। लेकिन इसके बाद मैदान में उतरे अनुराग ठाकुर और सलामी बल्लेबाज प्रशांत चोपड़ा ने बेहतरीन खेल का नमूना पेश किया। प्रशांत चोपड़ा मात्र 61 गेंदों में 141 रन बनाकर नाबाद रहे। आखिरी ओवर्स में उन्होंने शानदार शॉट्स लगाकर स्कोर को 231 पर पहुंचा दिया। अनुराग ठाकुर 42 गेंदों में 54 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। एमपीज 11 और मुंबई हीरोज का मैच देश में जागरूकता फैलाने का काम करेगा कि भारत को टीबी मुक्त करना है। दुनिया की सबसे ज़्यादा टीबी की आबादी भारत में है और हम भारत को टीबी मुक्त करेंगे। ये संवाद मूल रूप से ट्यूबरकुलोसिस को उसकी नींव से मिटा देने के लिए है, और इस ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन या इरेडिकेशन का जो राष्ट्रीय अभियान है, आज भी प्रत्येक दिन 1400 लोगों की मृत्यु टीबी के कारण होती है। आपको बता दें कि टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस खास मुकाबले का आयोजन हुआ था। दुनिया में टीबी का सबसे ज्यादा मरीज भारत में रहता है। ये दुनिया में सबसे घातक 10 बीमारियों की सूची में शामिल है। 2015 में देश में 17,40,000 से ज्यादा टीबी के मामले दर्ज हुए। भारत, इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में पूरी दुनिया के 60% टीबी मरीज रहते हैं। मैच से पहले हुए सेमिनार में भी इस बीमारी को देश से दूर भगाने का संकल्प लिया गया। धर्मशाला से अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने डेविस कप में उज्बेकिस्तान पर 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। शनिवार को रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी ने डबल्स मुकाबला जीतकर भारत को जीत दिलाई। भारतीय जोड़ी ने उज्बेकिस्तान के फारूक दुस्तोव और संजार फाजीव की जोड़ी के मुकाबले में 6-2, 6-4, 6-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने लगातार चौथे साल विश्व ग्रुप प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये मुकाबला सितंबर में होगा। भारत के अगले प्रतिद्वंदी का पता लंदन में ड्रॉ के बाद चलेगा। डेविस कप में आज होने वाले उलट एकल मुकाबला महज औपचारिकता है, क्योंकि इनका नतीजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मुकाबला बेस्ट ऑफ 3 सेट का होगा। और आखिर में हेडलाइंस। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का चुनाव सुधार पर जोर, संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने की बताई जरूरत। मुख्य न्यायाधीश ने भी चुनावी वादे पूरे नहीं होने पर जताई निराशा। आठ राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज। निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी। श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी मतदान। तीन तलाक को उपराष्ट्रपति की पत्नी सलमा अंसारी ने बताया गलत। कहा, कुरान में नहीं है इसका जिक्र। महिलाओं को नहीं सुननी चाहिए, सुनी सुनाई बातों में नहीं आने की सलाह। सीरिया के इदलिब में हवाई हमला, 4 बच्चों समेत 15 की मौत। सुरक्षा परिषद में तीखी बहस। डेविस कप में रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी जीते। उज्बेकिस्तान पर बनाई 3-0 की अजेय बढ़त। विश्व ग्रुप प्लेऑफ में पहुंचा भारत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए डिस्कोर्स।